नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर 2025 है और हम यूपीएससी की तैयारी से जुड़े कुछ सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को गहराई से समझने वाले हैं। ये हमारी आज की चर्चा का पहला भाग है। आज हमारे पास जो खबरें हैं वो सिर्फ अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हम बात करेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला केमिकल एक बड़ा खतरा बन सकता है और कैसे समुद्र में रहने वाले नन्हे जीव हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में बता रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि शासन यानी गवर्नेंस कैसे डिजिटल हो रहा है और दुनिया के कुछ सबसे संवेदनशील इलाकों में तनाव क्यों बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। इन सभी टॉपिक्स को हम सीधे सीधे यूपीएससी सिलेबस से जोड़कर देखेंगे, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो या 3 हो। कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो हमने पहले छुए हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं जो विज्ञान और सुरक्षा दोनों से जुड़ी है। हाल ही में दिल्ली में एक विस्फोट की घटना में अमोनियम नाइट्रेट का नाम फिर से सामने आया है। हम सब जानते हैं कि ये खेती में उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यही चीज इतनी विनाशकारी कैसे हो जाती है? ये एक डुअल यूज केमिकल का क्लासिक केस लगता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डुअल यूज। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट मतलब NH4NO3 अपने आप में कोई विस्फोटक नहीं है। ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से बना एक नमक है, सफेद क्रिस्टल जैसा। लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है आग को ऑक्सीजन देना। मतलब अगर इसे किसी ईंधन के साथ मिला दिया जाए, जैसे डीजल या कोई और तेल, तो ये एक बहुत खतरनाक मिश्रण बन जाता है। एग्जैक्टली। जब इस मिश्रण को एक डेटोनेटर से शॉक दिया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट बहुत तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे ईंधन विस्फोटक गति से जलता है। यही भयंकर विस्फोट की वजह बनता है। 2020 में बैरूत में जो भयानक धमाका हुआ था, वो इसी का नतीजा था, जहां हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट बिना सुरक्षा के रखा हुआ था। बैरूत का हादसा तो वाकई डरावना था। तो भारत में इसे लेकर क्या नियम कानून है? क्या हमारे यहाँ इसे नियंत्रित करने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है, और ये गवर्नेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 हैं, जिन्हें 2021 में अपडेट भी किया गया। इन नियमों के मुताबिक 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट वाला कोई भी मिश्रण कानूनी तौर पर विस्फोटक माना जाता है। इसे रखने, बनाने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी पेसो से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्या नियमों को लागू करने में कोई कमी है? यही असली सवाल है। नियम बनाना एक बात है और जमीनी स्तर पर उनका पालन सुनिश्चित करना दूसरी। क्योंकि ये खेती में भी इस्तेमाल होता है, तो इसकी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है। इसमें अवैध भंडारण और तस्करी का खतरा हमेशा बना रहता है। पैसों के पास सीमित संसाधन है और पूरे देश में हर गोदाम की निगरानी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। ये गवर्नेंस में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये तो हुई इंसानी लापरवाही से पैदा हुए खतरे की बात। अब प्रकृति के एक ऐसे सूक्ष्म मैसेंजर की बात करते हैं जो हमें बड़े खतरों, खासकर जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दे रहा है। हाल ही में फोरामिनिफेरा नाम के समुद्री जीवों की 57 नई प्रजातियों की खोज हुई है। ये जीव है क्या और हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? फोरामिनिफेरा, जिन्हें हम फोरम्स भी कहते हैं, समुद्र में रहने वाले एक कोशिका वाले जीव हैं। ज्यादातर समुद्र की तलहटी पर रहते हैं, जिन्हें हम बेंथिक कहते हैं, और कुछ पानी में तैरते हैं, जिन्हें प्लैंक्टोनिक कहा जाता है। इनका साइज आधा मिलीमीटर से भी कम होता है। तो इनकी खास बात क्या है? ये तो बहुत आम लगते हैं। इनकी सबसे खास बात है इनका बाहरी कवच, जिसे टेस्ट कहते हैं। यह कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक उसी चीज से जिससे सीपियां या शंख बनते हैं। इस कवच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें फोरामिन कहते हैं, और इसी से इनका नाम पड़ा है। इन्हीं छेदों से ये अपने नकली पैर यानी स्यूडोपोडिया बाहर निकालकर खाना पकड़ते हैं। ठीक है, ये तो इनकी बनावट हो गई। लेकिन यूपीएससी के लिहाज से ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? एक छोटा सा जीव सिलेबस में कहाँ फिट होता है? ये जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। जब ये फोराम्स मरते हैं, तो इनका कैल्शियम कार्बोनेट का कवच समुद्र की तलहटी में जमा हो जाता है।
करोड़ों सालों से ये परतें जमा हो रही हैं। वैज्ञानिक इन परतों की ड्रिलिंग करके इन कवचों का विश्लेषण करते हैं। और उससे क्या पता चलता है? उन कवचों की रासायनिक संरचना से हमें उस समय के समुद्र के तापमान, उसकी अम्लता मतलब एसिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का पता चलता है। ये असल में लाखों साल पुराने मौसम का रिकॉर्ड है। ये पैलियोक्लाइमेटोलॉजी यानी प्राचीन जलवायु के अध्ययन का एक अहम जरिया है। ये हमें बताते हैं कि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कितना अभूतपूर्व है। वाह, मतलब ये छोटे से जीव पृथ्वी के इतिहास की पूरी किताब है। और आज के दौर में जब समुद्र का अम्लीकरण मतलब ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, तो क्या इन पे कोई खतरा है? बिल्कुल। समुद्र जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है तो वो ज्यादा अम्लीय हो जाता है। ये अम्लीय पानी कैल्शियम कार्बोनेट को घोल देता है, जिससे इन फोरैम्स के लिए अपना कवच बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर ये जीव खत्म हुए तो न सिर्फ हम इतिहास का एक रिकॉर्ड खो देंगे, बल्कि समुद्री खाद्य श्रृंखला मतलब फूड वेब का एक अहम हिस्सा भी टूट जाएगा। चलिए पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर पर चलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक दुर्लभ एशियाई काराकल देखा गया है, जिसे सियागोश भी कहते हैं। ये वाकई एक खूबसूरत जानवर है। इसके बारे में क्या खास है? काराकल एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके लंबे काले कान, जिनके सिरों पर काले गुच्छे होते हैं, टफ्ट्स कहते हैं जिन्हें। फारसी में सियागोश का मतलब ही काले कान होता है। ये अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया से लेकर भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक पाया जाता है। और इसकी फुर्ती के बारे में भी काफी कुछ कहा जाता है। हाँ, ये अपनी अविश्वसनीय छलांग के लिए जाना जाता है। ये बैठे बैठे हवा में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक उछलकर उड़ते हुए पक्षी को पकड़ सकता है। इसकी रफ्तार भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये एक बेहतरीन शिकारी है। तो अगर ये इतना फैला हुआ है, तो इसकी संरक्षण स्थिति को लेकर क्या चिंता है? IUCN की रेड लिस्ट में तो इसे लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय श्रेणी में रखा गया है। और यहीं पर एक जरूरी न्यूआंस है, जिसे कॉन्जर्वेशन पैराडॉक्स कहते हैं। वैश्विक स्तर पर भले ही इसकी आबादी ठीक ठाक हो, लेकिन भारत में इसकी हालत बहुत खराब है। भारत में ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के कच्छ में ही सिमट कर रह गया है, और इसकी संख्या लगातार घट रही है। इसके रहने के ठिकाने खत्म हो रहे हैं, और कई बार इसे छोटे मवेशियों को मारने के लिए मार दिया जाता है। मतलब एक वैश्विक टैग हमें स्थानीय सच्चाई से गुमराह कर सकता है। ये दिखाता है कि संरक्षण की नीतियां कितनी ज्यादा लोकल कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल, ये केस स्टडी इस बात को रेखांकित करती है कि हमें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है। सिर्फ IUCN की वैश्विक सूची पर निर्भर नहीं रह सकते। चलिए अब शासन के क्षेत्र में चलते हैं। हमने देखा कि संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम कितना जरूरी है। ऐसा ही कुछ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए भी जरूरी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग का ई-जागृति प्लेटफॉर्म काफी सफल हो रहा है। इस पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या है और ये ई-गवर्नेंस के लिए क्यों अहम है? ई-जागृति एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका वन स्टॉप होना। पहले ई-दाखिल, कॉन्फोनेट जैसे कई अलग अलग पोर्टल थे, अब उन सबको एक ही जगह ले आया गया है। ये प्रक्रिया को बहुत सरल बनाता है। और इसमें AI जैसी नई तकनीकों का भी इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, और यही इसे पारंपरिक सिस्टम से अलग बनाता है। इसमें AI पावर्ड स्मार्ट सर्च है, जिससे पुराने मामलों और फैसलों को खोजना आसान हो जाता है। वॉइस टू टेक्स्ट की सुविधा है, जिससे टाइप करने की जरूरत कम पड़ती है। और सबसे अहम बात, अब NRI भी दुनिया में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सच में ईज ऑफ जस्टिस ला पा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या तकनीक से ज्यादा वाकिफ नहीं है? डिजिटल डिवाइड यहाँ एक बड़ी चुनौती नहीं है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है, और GS पेपर 2 गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का बिंदु है। निश्चित रूप से डिजिटल डिवाइड एक चुनौती है, लेकिन सरकार कॉमन सर्विस सेंटर्स मतलब CSCs के जरिए इस गैप को भरने की कोशिश कर रही है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है न्याय को सरल, तेज और सस्ता बनाना। ये अदालतों पर बोझ भी कम करता है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन ये पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग की बात, अब देखते हैं कि कैसे देशों का एक समूह अपने नागरिकों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल और व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC ने एक वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दी है।
क्या ये खाड़ी देशों का अपना शेंगन वीजा बनाने जैसा है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उसी दिशा में एक कदम है। जीसीसी, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं, 1981 से ही एक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन रहा है। ये नया सिस्टम सदस्य देशों के बीच यात्रा को बहुत आसान बना देगा। अब इमिग्रेशन और कस्टम जैसी प्रक्रियाएं सिर्फ एक चेक पॉइंट पर होंगी। लेकिन इसका बड़ा रणनीतिक महत्व क्या है? ये सिर्फ पर्यटन बढ़ाने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक और भू-राजनीतिक सोच है। खाड़ी के देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर से निर्भरता कम करके डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे अपने क्षेत्र को एक ग्लोबल टूरिज्म और बिजनेस हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब लोगों और सामानों की आवाजाही आसान होगी, तो व्यापार, निवेश और पर्यटन तीनों को बढ़ावा मिलेगा। ये इस क्षेत्र को दुनिया के सामने एक एकीकृत आर्थिक शक्ति के रूप में भी पेश करता है। तो जीसीसी में तो देश करीब आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां भूगोल देशों को करीब तो लाता है, पर साथ ही भयंकर तनाव भी पैदा करता है। ऐसा ही एक हॉटस्पॉट है पूर्वी चीन सागर, जहां चीन के जहाज विवादित सेनकाकू द्वीपों के पास देखे गए हैं। ये विवाद आखिर है क्या? ये पूर्वी चीन सागर में कुछ वीरान द्वीपों का समूह है, जिन पर जापान का नियंत्रण है, लेकिन चीन भी अपना दावा करता है। जापान इन्हें सेनकाकू कहता है और चीन दियाओयू। ये द्वीप अपने आप में शायद उतने महत्वपूर्ण न हो, लेकिन इनके आसपास का समुद्री क्षेत्र बहुत अहम है। मतलब ये सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों का विवाद नहीं है, असली लड़ाई किसी और चीज की है। बिल्कुल। यहाँ 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ मछली पकड़ने के बहुत बड़े भंडार हैं। दूसरा, माना जाता है कि क्षेत्र के समुद्री तल के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हो सकते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन पर स्थित है। जो भी इन द्वीपों को नियंत्रित करेगा, उसका इस पूरे समुद्री मार्ग पर दबदबा बढ़ेगा। और इस विवाद में अमेरिका का भी एक एंगल है ना? हाँ, और यही इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। अमेरिका और जापान के बीच एक सुरक्षा संधि है, जिसके तहत अगर जापान के प्रशासित क्षेत्रों पर हमला होता है, तो अमेरिका उसकी मदद के लिए बाध्य है। अमेरिका ने साफ किया है कि यह संधि सेनकाकू द्वीपों पर भी लागू होती है। इसलिए चीन का कोई भी आक्रामक कदम सीधे तौर पर अमेरिका को इस विवाद में खींच सकता है। समुद्री रास्तों की तरह ही जमीन पर भी कुछ रास्ते इतने अहम होते हैं कि उन पर किसी भी तरह का खतरा पूरे देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाता है। भारत में ऐसी ही एक जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। हाल ही में सेना ने वहां अपनी तैनाती और मजबूत की है। ये इलाका इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है? चिकन नेक नाम ही इसकी संवेदनशीलता बता देता है। ये पश्चिम बंगाल में जमीन की एक बहुत ही संकरी पट्टी है, कुछ जगहों पर सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ी। ये भारत की मुख्य भूमि को हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। अगर ये गर्दन कट जाए, तो पूरा उत्तर पूर्व भारत से अलग थलग पड़ सकता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसके एक तरफ नेपाल और भूटान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और चीन की चुंबी घाटी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सही कहा। चीन की चुंबी घाटी यहाँ से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। 2017 का डोकलाम विवाद इसी इलाके के पास हुआ था। इसलिए यहाँ सिर्फ सैन्य खतरा ही नहीं है, यहाँ कई और तरह की चुनौतियां भी हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी मतलब GS3 के लिए बहुत जरूरी है। सैन्य खतरे के अलावा और किस तरह की चुनौतियां हैं? यहाँ उत्तर पूर्व के विद्रोही समूहों की आवाजाही का खतरा है। अवैध आप्रवासन और तस्करी, चाहे वो ड्रग्स हो या हथियार, के लिए भी ये एक संवेदनशील रास्ता है। इसके अलावा ये भूकंप के लिहाज से भी एक बहुत सक्रिय जोन है। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ भी इस रास्ते को बंद कर सकती है। इसीलिए इस कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये ज्वालामुखी इतना एक्टिव क्यों रहता है? साकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये जापान के क्यूशू द्वीप पर है। यूपीएससी के लिहाज से यहाँ ये जाना जरूरी है कि ये एक स्ट्रैटोवॉल्केनो है, जो लावा और राख की परतों से बना होता है और इसमें विस्फोटक उद्गार होते हैं। इसकी वजह है इसकी लोकेशन। ये एक कॉन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर स्थित है, जहां फिलीपीन समुद्री प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं, जिससे मैग्मा बनता है और ज्वालामुखी फटते हैं। एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि 1914 तक ये एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन एक बड़े विस्फोट ने इसे जमीन से जोड़ दिया। हाँ, ये प्रकृति की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है।
1914 के विस्फोट में इतना लावा निकला कि उसने द्वीप और मुख्य भूमि के बीच के समुद्र को पाट दिया और साकुराजिमा एक प्रायद्वीप बन गया। ये में दिखाता है कि भूगोल स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है और ये ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं किसी जगह की पूरी भू-आकृति को बदल सकती हैं। सही है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 के लिए एक अच्छी केस स्टडी भी है। बिल्कुल। तो आज हमने रासायनिक खतरों से लेकर भू राजनीतिक हॉटस्पॉट्स तक और सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल ज्वालामुखियों तक कई विषयों को कवर किया। इन सबको एक साथ देखें तो हमारे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे है इंटरकनेक्टेडनेस, यानी हर चीज का एक दूसरे से जुड़ा होना। समसामयिक घटनाएं अलग-अलग साइलोज में नहीं होती। अमोनियम नाइट्रेट का नियमन विज्ञान भी है और शासन भी। फोरामिनीफेरा का अध्ययन पर्यावरण भी है और भूगोल भी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भूगोल भी है और आंतरिक सुरक्षा भी। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए आपको हर खबर के इन विभिन्न आयामों को पहचानने और उन्हें आपस में जोड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सेनकाकू द्वीप जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील चोक पॉइंट्स की बात की। क्या लगता है 21वीं सदी में जब हमारे पास सैटेलाइट, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, क्या इन भौगोलिक संकीर्णताओं का रणनीतिक महत्व कम हो गया है या फिर नए तनावों के कारण ये और भी ज्यादा बढ़ गया है? इस पे जरूर सोचिएगा। इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये 18 नवंबर की खबरों का पहला भाग था। और भी ज्यादा गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।